हेलो एवरीवन, ये जीएस 2 का साइनॉप्सिस है, क्वेश्चन आंसर है जीएस से रिलेटेड और मेंस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इट्स मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। एक आंसर राइटिंग एक तरह से कह सकते हैं आप, फॉर्मेट भी है, ठीक है। तो एक आंसर राइटिंग का यहाँ पे फॉर्मेट हो गया, ठीक। अब आपको कैसे यूज करना है ये देखिए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कैसे कॉलोनियल लिगेसी जो चली आ रही पुरानी, इट हैज शेप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जो भी हमारा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उस पर क्या इफेक्ट रहा है, किसका, हमारे ब्रिटिश लेगेसी का, जो भी पहले हमारे पे रूल रहा है उस पर कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, ठीक है। सारे एक्ट्स वैक्ट्स आए थे, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट, तो ये सब सारी चीजें थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसकी कुछ चीजें रेमिनेंट ऑफ दैट या मोस्ट ऑफ द चीजें वहां से ली गई हैं। तो ये देखते हैं और कैसे प्रेजेंट डे की कोर्ट एफिशिएंसी में हेल्प करता है। तो देखिए आंसर के लिए आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन अपने से कुछ भी डाल दो, यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे कॉलोनियल लीगेसी शेपिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। तो कैसे शेप करता है हमारे स्ट्रक्चर और जुडिशरी के फंक्शन को। देखो पहला तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, ठीक। और हायर, देखिए यहाँ पे एक यूनिटरी नेचर जो है, तो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड है। एंड इट इज, इसका जो है ये इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इट इज यूनिटरी इन नेचर। तो हमारा जो संविधान है थोड़ा यूनिटरी की तरफ जाता है, प्योर फेडरलिज्म तो है नहीं, ठीक है। वी हैव अ यूनिटरी, एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट्स की अगर बात की जाए तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो गई। अच्छा यहाँ पे देखो कॉलोनियल कोर्ट्स थे विच वर स्ट्रक्चर टू रीइंफोर्स अथॉरिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, ठीक है। लीडिंग टू रिजिड हायरार्कीज इसमें बहुत ज्यादा थी, ऊपर नीचे। अब यहाँ देखो तीन सिस्टम ऑफ कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सुबॉर्डिनेट कोर्ट। ये एक हायरार्की बनी हुई है, बट दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड, क्योंकि विद इन द सुप्रीम कोर्ट सब आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो होते हैं ये हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिव्यू भी कर सकता है डिसीजंस को, नीचे के सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट के डिसीजंस को रिव्यू भी कर सकता है। अब ये रिफ्लेक्ट करता है कॉलोनियल लेयरिंग, ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेयरिंग है। और कैसे फ्लो है, अपील होता है, एक केस अपील हायर कोर्ट में जाएगा थ्रू अपील, तो ये सब सारी चीजें हैं। एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम इनहेरिटेड, ये ब्रिटिश मॉडल से लिया गया जहां पे प्रोसीजर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक है। आउटपुट पे कम दिया गया है ध्यान, एफिशिएंसी पे कम दिया गया, बट प्रायोरिटाइज किया गया है प्रोसीजर्स पे। अब यहाँ देखो सिविल प्रोसीजर कोड बना है 1908 का, ठीक है। और ये यहाँ पे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो बीएनएसएस बन गया अभी इसका टाइम, बीएनएसएस, ठीक। डिराइव फ्रॉम द कॉलोनियल लीड्स टू प्रोसीजरल डिले। इतने ज्यादा प्रोसीजर लेंदी और कॉम्प्लेक्स है कि जिससे डिले होता है और जस्टिस जल्दी नहीं मिलता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब यहाँ कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में देखो और कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखो, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा केस लोड, देखिए यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया था लिमिटेड केस लोड के लिए, पर यहाँ पे क्या हुआ कि ताकि फंक्शनिंग रहे, पर क्या हुआ अब जो है ओवर क्राउडिंग हो गई है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है। पुअर एकॉस्टिक्स, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस नहीं मिल रहा है। जुडिशियल देखिए जुडिशियल स्लमाइजेशन, जैसे स्लम्स होते हैं ढेर सारे, तो इतने सारे केसेस हुए हैं जिसका निस्तारण सही से नहीं मिल रहा है, बहुत लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा है, केसेस पेंडिंग है, टाइम लगता जा रहा है, लोगों की उम्र लगती जा रही है, ठीक है। तो अब जुडिशियल कस्टडी में लिया जा रहा है, अभी उसको ट्रायल पे है, फिर भी उसको इतनी लंबा प्रोसीडिंग्स चल रहा है, उसको बेल नहीं मिला है और ट्रायल पे ट्रायल है। वो भाई अक्यूज, मान लो वो अक्यूज है, अभी उसको कन्विक्शन नहीं हुआ, उसको सजा नहीं मिली है, अब वो ट्रायल पे ट्रायल चला जा रहा है, 20 साल 30 साल निकल गए। तो ये सब सारी चीजें केसेस ओवरलोड हैं, क्योंकि वी आर मोर प्रोसीजरल, देखो ना प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। लिमिटेड सिटीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन कम था। अंग्रेज तो किसी और चीज के लिए बनाए थे, अपने हित के लिए बनाए थे, ठीक है। तो ये अभी भी सब, जैसे डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या क्या चीजें हैं, डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह बनाए, सोशल जस्टिस का जीएस 2 वाला टॉपिक भी डील करेगा ये सब में, डिसेबल्ड के लिए कि फिजिकली डिसेबल्ड के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उनके फाइनेंशियली कैसे उनको एम्पावर किया जाए, कैसे उनको जॉब्स दी जाए, कैसे उनकी फैसिलिटीज मेंटेन की जाए, क्योंकि चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो ये सब सारी चीजें हैं। क्रेशिया फैसिलिटी है कि नहीं, जहाँ पे बच्ची है, मान लो मैटरनिटी बेनिफिट 90-60, क्रेशिया जहाँ पे लड़कियां काम कर रही हैं, ठीक है, और बच्चे के लिए अगर उनका बच्चा है छोटा तो साथ में रह सके, क्योंकि घर पे छोड़ नहीं सकते, स्कूल के बाद आया माँ के पास चलाया। तो ये सब सारी चीजें हैं कि नहीं। फिर यहाँ डॉक बेस्ड केस मैनेजमेंट सिस्टम, केसेस आर लिस्टेड सीरियली रेदर देन टाइम शेड्यूल बेस्ड शेड्यूलिंग, ठीक है, सीरियल नंबर पे होता है और रिफ्लेक्टिंग द लीगेसी ऑफ द प्रैक्टिस, लॉयर सीकिंग पास ओवर्स एंड प्रॉक्सी अपीयरेंस, कोई और चला गया एक के बजाय। डिसरप्ट इफिशियंसी, देखो डीले बहुत करवाते भी, जानबूझ के टाइम चाहिए हमको, ठीक है, या दूसरा वकील चला गया बस आके देख के आ गया। तो ये सब सारी चीजें जो है इससे क्या नाम है, जस्टिस जो है डिलेड हो रही है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए हाई पेंडेंसी है, डिले होता जा रहा है। 4.5 करोड़, या आप आंसर में डाल देना है, 4.5 करोड़ है। ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भी बना हुआ है, ठीक है। और इसी के मुताबिक बताया गया इतने केसेस हैं। इनइफिशियंट केस फ्लो है, कोऑर्डिनेटेड इश्यूज, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जुडिशियल प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब केसेस का निस्तारण नहीं हो रहा है, और केस आगे नंबर नहीं आ रहा है, केस का नंबर केस नंबर लगता है, ठीक है। आपको 82 है, 83, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, पता चला 182 नंबर आने पे 3 दिन निकल गए, तो दैट इज द केस फ्लो। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन। देखो वल्नरेबल ग्रुप, इनके पास पैसा कम है, और जिसके पास पैसा कम है वो कहाँ से बड़ा वकील करेगा, हायर आप वकील पेमेंट ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है, इनके लिए कई बैरियर्स है इस तरह के। देखिए प्लस डिसेबिलिटीज को देखा गया है कि, और इनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए डिसेबल लोगों के लिए भी कंड्यूसिव हो, जो भी कोर्ट परिसर बनाया जाए, तो जो डिसेबल्ड है, उनके कोई केसेस वेसेस हैं, तो उनको देखते हुए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए। जैसे रैंप बना दो, अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो रैंप बना दो, हियरिंग एड प्रोवाइड कर दो, जैसे अब कोई देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए ब्रेल में कुछ इसका जजमेंट का डिसीजन आए, ठीक है। तो सब सारी चीजें। देन यहाँ नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया गया, ठीक है। ओवर क्राउडेड कोर्ट जो होती है, दे डिलेज रिड्यूस लिटिगेंट कॉन्फिडेंस। अब इतनी देरी होगी तो जस्टिस आदमी जिसको न्याय चाहिए होता है ना, वो चाहता है जल्दी से न्याय मिले, और कोर्ट में और धीरे हो रही है। अब इससे भी बचने के लिए लोग उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। फिर अंडर यूटिलाइजेशन, जो भी हमारी जुडिशियल की क्षमता है उसका पूरा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। देखिए ये आंसर में लिखिएगा जरूर, ये आंसर में डालिएगा मलीमत कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, कोर्ट एडजर्न हो जाती है, जो और तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होते हैं, केस का नंबर नहीं आया है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, ठीक है। तो वो मलीमत कमेटी रिपोर्ट कोर्ट करेगा। मलीमत कमेटी रिपोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में सब सारी चीजें लिखी हुई कही हुई हैं। बिकॉज फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हैव बीन हाईलाइटेड इन द मलीमत कमेटी रिपोर्ट। ये जरूर आंसर में आप कोड कर दीजिए, ठीक है, आंसर ये याद रखना है आपको। फिर क्या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोड बनाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो, और जैसे तेलंगाना में, आसाम में, महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, साइंटिफिक केस मैनेजमेंट हो, ठीक है, मूव फ्रॉम डॉकेट सिस्टम टू टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग, तो टाइम बेस्ड सीरियल नंबर से ना हो, टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग। नॉर्मली क्या होता है कि एक केस है, ये केस की लिस्ट बना दी गई, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, अब ये देखता है कि टाइम आ रहा है कि नहीं आया। पर जब टाइम बेस्ड सिस्टम में आएगा ना, तो एक टाइम अलॉट किया जाएगा, इस केस को इतना टाइम से देखा जाएगा, वरना जाओ तुम सेकंड केस को इस टाइम में देखा जाएगा। तो इससे डिले क्या है, डिले कम हो सकता है, ठीक है। तो एक फिक्स डेट और टाइम सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है। सब चीजें प्लान सीक्वेंस में होगी, ठीक है, इससे टाइम कम लगेगा। बार बार लिटिगेंट को अगर एक फिक्स टाइम कर दिया गया ना, तो कोई वकील है, ठीक है, कोई लॉयर है, लॉयर को भी आसानी हो जाएगी, पर जो लिटिगेंट है इसको भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। वेट नहीं करना पड़ेगा, पता है कि इस दिन ये केस है, इसी दिन डेट आएगी, बस, नहीं तो स्किप जाओ भैया तुम, ठीक है। अब कोई परेशानी आ गई, उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं कि कोई अवेलेबल नहीं है तो आपके बिहाफ पे कोई चला गया, या अलग टाइम जज जो है दे देता है कि आप इस टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है। कोई बहुत बीमार हो गया, आप आ नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में मर गया, इस तरह की चीजें हो तो बाकी देखिए वो सब सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स में ये सब मेंशन है। फिर यहाँ पे देखिए नेशनल केस मैनेजमेंट सिस्टम है, यही है स्ट्रक्चर्ड केस फ्लो, ठीक है। अब क्या है, सिटीजन सेंट्रिक और इंक्लूसिव डिजाइन। सिटीजन सेंट्रिक को बस आंसर में लिख दो, सिटीजन सेंट्रिक सोशल डिजाइन, सुगम्य भारत अभियान में, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन डिसेबल्ड के लिए। फिर लेवरेजिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करो, ई कोड बनाओ, ऑनलाइन सब केस का, जैसे कोरोना में है ऑनलाइन केसेस हियर किए जाते थे, फिर ऑनलाइन डेटा स्टोर करो, डेटा बना दो कौन सा केस कब क्या है, तो ऑनलाइन करने से फिजिकलिटी कम हो जाएगी, देखिए फिजिकल कंस्ट्रेंट को कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड स्टैंडर्ड, नीड फॉर नेशनल गाइडलाइन, तो कोर्ट डिजाइन की गाइडलाइन बना दो, ठीक है, ताकि काम आसानी से हो सके। तो क्या है, कोर्ट डिजाइन, नेशनल गाइडलाइन ऑन कोर्ट डिजाइन। फिर लेसन इंटरनेशनल मॉडल से, ये तो हर आंसर में आप डाल दो, जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है लेसन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉडल, या अडॉप्ट, आप लिख दो अडॉप्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लो, मॉडल यूज कर लो, इस तरह के कई जगह आप आंसर में डाल सकते हो। जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो इससे सीख ले सकता है इंसान। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ 131वां अमेंडमेंट बिल 2026 का रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, सब सारी चीजें हैं, देखते हैं ये क्या है। अब देखो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, द बिल फंडामेंटली ऑल्टर्स द डिजाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द लोकसभा की साइज चेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन एंड द ट्रिगर फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन। तो ये सब सारी चीजें बात की गई हैं। एक्सपैंड द हाउस, अब ये हाउस को सीट बढ़ाने का काम किया गया, तो चेंज करेंगे क्योंकि साइज ऑफ लोकसभा बढ़ाएंगे, बेसिस ये 543 से 800 सीट,
ठीक है, और वुमेन्स रिजर्वेशन बढ़ाना है, शिफ्ट फ्रॉम फ्रोजन इक्विलिब्रियम टू रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है। जैसे 42वां अमेंडमेंट एक्ट जब 1976 में आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए जिसको, एंड 84th जो कॉन्स्टिट्यूशन 2001 आया है, इंडिया हैज मेंटेन्ड अ बैलेंस बाय फ्रीजिंग सीट एलोकेशन को फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रीज एलोकेशन, द बिल रोपेंस द अरेंजमेंट टू रिफ्लेक्ट डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक चेंज आया है, जैसे कहीं की पॉपुलेशन बढ़ गई है, कहीं की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिर उसी हिसाब से किया जाएगा, और कितनी पॉपुलेशन पे कितनी एक सीट होती है, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो ये अब इसमें किया जा रहा है। हालांकि उन स्टेट्स को नुकसान हो जाएगा जिन्होंने वर्क किया है टुवर्ड्स, मान लो कोई स्टेट है जिसने पॉपुलेशन कम करने के लिए बहुत काम किया हुआ है, लोगों को, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया इस मामले में, ठीक है, और जो रोल प्ले किया है, तो उनके लिए तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इस तरह से जो इसमें मिलने वाला है सीट्स के फॉर्म में, वो तो नहीं मिलेगा। अर्लियर स्टेट्स वर सक्सेसफुल, पॉपुलेशन कंट्रोल वर प्रोटेक्टेड, देखिए ये सब सारी चीजें हटाइए। यहाँ की प्रोविजन क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ानी है आपको। 82 में देखिए अमेंडमेंट किया गया है, द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन लिंकिंग डिलिमिटेशन टू पोस्ट 2006-26 सेंसस, जो था कि 2026 के सेंसस से लिंक कर दिया गया, यहीं तक लिमिटेड, अनेबल्स इमीडिएट रीएडजस्टमेंट यूजिंग द अवेलेबल डेमोग्राफिक डेटा यूज करके हम रीएडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, 2026 के बाद, ठीक है, क्योंकि सेंसस होना है, तो दिस अलाउज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट डीलिमिटेशन विदाउट वेटिंग फॉर फ्यूचर सेंसस साइकिल। फिर यहाँ फास्ट ट्रैक वुमेन रिजर्वेशन होगा 334 में, द बिल इंप्लीमेंट्स क्या है, 1/3, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन है, ये आप डाल दो आंसर में। फिर क्या नाम है, रिवाइज डीलिमिटेशन कमीशन फ्रेमवर्क, जो कमीशन बना हुआ है, चेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा इस कमीशन में, और यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठेंगे, और ये टू रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी है उसको रीड्रॉ की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रीड्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसमें एमपीज और एमएलए जो होंगे वो भी इनपुट इनपुट अपना देंगे, अपनी राय रखेंगे, ये सब सारी चीजें हैं। फाइनलिटी ऑफ द डीलिमिटेशन ऑर्डर, ऑर्डर पब्लिश्ड बाय द कमीशन विल हैव द फोर्स ऑफ लॉ, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, इनका लॉ, एक लॉ बन जाएगा ना, कि जो भी ऑर्डर पब्लिश कमीशन करेगा वो लॉ का फॉर्म ले लेगा। अच्छा चलिए आइए, इम्प्लीकेशन क्या है कि इंटर स्टेट इम्बैलेंस रिप्रेजेंटेशन में, तो पॉपुलेशन बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा, स्टेट्स विथ हायर फर्टिलिटी रेट गेन मोर सीट्स, इंटेंसिफाइंग द नॉर्थ साउथ, इससे कमी एक आ सकती है, तो नॉर्थ साउथ पॉलिटिकल डिवाइड हो सकता है, नॉर्थ में भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीट ज्यादा, साउथ में पॉपुलेशन कम है तो सीट कम, और साउथ वाले लोग डेमोग्राफिक उसको अच्छा इंप्रूव करने के लिए काफी वर्क भी किए हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा ये होगा ना कि भाई जिनके पॉपुलेशन ज्यादा उन्हें सीट ज्यादा है, सीट ज्यादा है तो फायदा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाता है, उनकी बात और उनकी पकड़ ज्यादा हो जाती है केंद्र में। फिर टेंशन बिटवीन इक्वालिटी एंड फेडरलिज्म, ये क्या है भैया, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर सिटीजन में कॉन्फ्लिक्ट विद द नीड टू प्रिजर्व इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए सारे स्टेट्स का जो है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और ये जो प्रिंसिपल इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर सिटीजन, ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है। स्टेट्स दैट अचीव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में परसीव द चेंजेस एज पेनलाइजिंग, पेनलाइजिंग एक सजा हो गई ना, कि हमने भाई कम किया तो हमें सेंटर में से फंड दे दो, कई बार ये होता है कि पॉपुलेशन के बेसिस में, फाइनेंस कमीशन में होता है कि पॉपुलेशन का एक वेटेज दे दिया जाता है कि आप उसको इतना पैसा मिलेगा जिसने डेमोग्राफिक इंप्रूव किया, तब ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से इन लोगों को कुछ को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, भाई एक इंसान के पास एक वोट है, तो जिनके पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा सीट्स होंगी, ठीक है, तो अब जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई है उनके लिए तो नुकसान हो जाएगा, तो बस वही वाली चीज है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ बात की गई। अब देखो सीट बढ़ेगी, वुमेन के रिजर्वेशन बढ़ेगा, तो एक देखो यहाँ इंक्लूसिविटी आ जाएगी, और रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक की आवाज़ पहुँचेगी। हाँ, पॉलिसी जो प्रायोरिटीज़ क्या क्या है पॉलिसी में, वो वुमेन के इंक्लूड होने के साथ कई चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फिर इसके बाद सॉरी, यहाँ पे थोड़ा आवाज़ का, तो ये देखिए इंक्लूसिविटी है, और यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो गया, सीट्स आएंगे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए सारे एक आदमी के लिए एक वोट होता है और उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जिनके भाई पॉपुलेशन कम हो गई उनका तो नुकसान हो गया ना, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। चैलेंजेस टू पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी, ये क्या, अ लार्ज हाउस विद प्रोसीजरल रिफॉर्म में अफेक्ट लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन क्वालिटी, इंक्रीज मेंबरशिप रिक्वायर्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ कमिटी सिस्टम, लेजिस्लेटिव सपोर्ट। अब यहाँ पार्लियामेंट्री की एफिशिएंसी पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट हो जाएगा ना, हाउस में सारे लोग होंगे तो डेलिबरेशन में दिक्कत आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थिंकिंग हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कमिटी सिस्टम को फिर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो भी और लेजिस्लेटिव सपोर्ट मैकेनिज्म है उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक। अब ज्यादा लोगों के बढ़ने की वजह से स्टाफ
और भी सिस्टम जो ज़्यादा लोगों की बढ़ने की वजह से एमपीज मेंबर हो जाएंगे, तो स्टाफ चाहिए होगा और भी सारे सिस्टम चाहिए होगा, रिसर्च, लीगल एक्सपर्ट, जो भी ये सब सारी चीज़ें, तो बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा। फिर डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस में पहले मान लो 10 लोग इन्वॉल्व थे, अब 100 लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और एफिशिएंसी थोड़ा सा गिर सकती है। फिर यहाँ पे रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ब्रॉड कंसेंसस डिलिमिटेशन में बी परसीव्ड एज फेवरेटिंग सेंट्रल पॉलिटिकल डोमिनेंस, मतलब ये भाई उस हिसाब से सीट सेंटर वाले बांटेंगे जहां पे इनके चांसेस जीतने के ज्यादा हैं। ठीक, तो इनकी जो है इनकी पकड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ कोलिशन बार्गेनिंग में वीकन द वॉइस ऑफ रीजनल पार्टी, अब रीजनल पार्टी की जो है यहाँ पे डोमिनेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हो सकती है, जो पार्टी सेंटर में है वो अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करेगा कहीं ना कहीं इधर उधर करके, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। अब सेफगार्ड टू इंश्योर द इक्विटेबल आउटकम, कंसेंसस बेस्ड फेडरल अप्रोच, कंसेंसस सबका, किसका, स्टेट का, इनकी स्टेट को लाया जाए, बातचीत किया जाए, भैया आप राजी हो, पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाए आप राजी हो, सबका जो है लिया जाए, ओपिनियन लिया जाए, फिर मिल बांट के एक निष्कर्ष निकाला जाए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव किया जाए, जैसे कि एसआर बोमई और यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये आप आंसर में डालिएगा, एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994। देखिए बैलेंस सीट एलोकेशन फार्मूला, कंबाइंड पॉपुलेशन क्राइटेरिया विद सेफ गार्ड्स फॉर फेडरल इक्विटी, देखो डिसप्रोपोर्शनल शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे ना, जिसके कम पॉपुलेशन है तो उसको कुछ और इंसेंटिव दे दो, किसी और तरह की इंसेंटिव दे दो। ठीक, फिर ट्रांसपेरेंसी एंड डिलिमिटेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाए कि क्या प्रोसेस रहा है, कैसे हम सीट बांट रहे हैं, क्योंकि पब्लिक वोट करती है और चुनती है, और आपको चुनती है कि आप हमारे पे कंट्रोल नहीं करें, आप हमारी सर्विस दें हमको। तो अब पब्लिक को तो बताना पड़ेगा, ये कोई वैसा ट्रांसपेरेंसी वाला इशू नहीं, क्योंकि पब्लिक वोट कर रही है, आप डिफाइन कर रहे हो, आप रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ठीक है, वो इफेक्ट करता है वहाँ के लोकल रीजन को, लोकल पॉपुलेशन को, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत होना जरूरी है। ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सरकार अकाउंटेबल हो, जवाब दे हो और ईमानदारी से काम हो। ओपन कंसल्टेशन और पब्लिकेशन ऑफ रीजनिंग, भाई लोग रीजन दें, ठीक है, कि क्यों ऐसे किया गया है, कहाँ क्यों किया गया है, ओपन कंसल्टेशन हो। स्ट्रेंथन करो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, इंश्योर न्यूट्रलिटी इन द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग, जो लिमिटेशन बने उसमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, जिससे क्या इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस होगी, खासकर डिलिमिटेशन कमीशन की। ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो, ठीक है। ए पॉलिटिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए, इट इज ए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विथ लेसर इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर पैरेलल पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, पैरेलल पार्लियामेंट्री रिफॉर्म क्या है, कमिटी जो सिस्टम है, जो कमिटी सिस्टम है, इसको बढ़ाया जाए। कमिटी जब लोग आकर के मिल बांट के बैठते हैं और किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, उसका प्लस माइनस निकालते हैं और उसमें कोई एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, जिसमें रिसर्च दिया जाता है, डिबेट होता है, तो उसको पैरेलल पार्लियामेंट्री फोरम्स बनाने होंगे। फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी कैन ऑफसेट चैलेंज ऑफ अ लार्जर हाउस, तो ये सब सारी चीजें हैं। अब क्या है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट रिलेटेड कैन ऑफसेट, कोई भी लार्जर हाउस के लिए क्या ऑफसेट कर सकता है कि ऑफसेट चैलेंजेस ऑफ ए लार्जर हाउस, जो है बड़ा हाउस है। तो अगर आप डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्पेंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। सेपरेट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इफ नीडेड, ठीक है, जेंडर जस्टिस के लिए अलग से आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो टुवर्ड्स इंक्लूसिव गवर्नेंस। देखो कुछ ज्यादा पॉइंट लिखने का ही सब है। अब ये क्या है आर्टिकल, वो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ, देखिए 368 के अंदर जो अमेंडमेंट करते हैं उसका प्रोसीजर पूछा है और कैसे दिक्कत अलग है। तो किसी भी हाउस में आ सकता है। अब ये अमेंडमेंट कर रहे हो आप, ये तो प्री से भी रिलेटेड है, प्रीलिम्स में आएगा, तो कहीं भी आप इंटर कर सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, जबकि मनी बिल रिस्ट्रिक्टेड होता है, लोकसभा में खाली होता है। ठीक है, अब ये देखो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, द बिल मस्ट बी पास बाई मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, फिर ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 108 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और जब डिस्क एग्रीमेंट होता है तो नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग। रेटिफिकेशन, कई जगह स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो आप क्या नाम है इलेक्शन ऑफ द एमएलएज एमपीज या प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई प्रोविजन आ गया, तो वहां पे अगर आप कोई चेंजेस ला रहे हो, ठीक है, तो आप रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए होता है, और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो हो गया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट यहाँ मैंडेटरी है, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 368(2), ये सब सारी चीजें हैं, तो प्रेसिडेंट का एसेंट मैंडेटरी हो जाएगा। ऑर्डिनरी से कैसे है कि हायर थ्रेशोल्ड ऑफ अप्रूवल, ऑर्डिनरी बिल जो है सिंपल चाहिए होता है मेजोरिटी, वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए।
ठीक है। तो इंश्योरिंग डीपर स्क्रूटिनी, यहाँ स्क्रूटिनी बहुत तगड़ी हो जाती है। सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्टेट पार्टिसिपेशन, यहाँ थ्रेशोल्ड अप्रूवल का ज़्यादा हो गया ना, 2/3 से ज़्यादा चाहिए। सिंपल में कम हो जाएगा, हायर मतलब 2/3। स्टेट पार्टिसिपेशन इन सर्टेन केसेस, जैसे ऑर्डिनरी लॉज जो होते हैं डू नॉट रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन, पर यहाँ पे स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, जैसे जीएसटी अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए था। फिर दो नो रोल ऑफ जॉइंट सिटिंग, या जॉइंट सिटिंग है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जहाँ डाउरी डाउरी प्रोहिबिशन बिल था वहाँ जॉइंट सिटिंग यूज हुई थी, विच इज़ नॉट परमिसिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं चाहिए। जुडिशियल रिव्यू, वाइल बोथ आर सब्जेक्ट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है दे आर टेस्टेड ऑन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और ये दोनों ही जो है ऑर्डिनरी बिल और ये जुडिशियल रिव्यू के लिए, इन दोनों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, बिकॉज अमेंडमेंट्स यहाँ है ना, अमेंडमेंट इन इटसेल्फ दे कांट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर को, ये सब नंदा भारती केस में कहा गया 1973 के, कि अमेंडमेंट इन इटसेल्फ दे कांट चेंज द नेचर, दे कांट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन डिफाइंड। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिग्निफिकेंस, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, बैलेंस चाहिए रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में, रिजिड भी ना हो फ्लेक्सिबल भी ना हो बहुत ज़्यादा। द प्रोसीजर इंश्योर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर टू रिजिड नॉट टू इजिली अमेंडेबल। ठीक है, अम्बेडकर ने कहा 368 को एज इनेबलिंग एडेप्टेबिलिटी, क्या एज इनेबलिंग एडेप्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, मैंडेटरी, अगर स्टेट रेटिफिकेशन कई जगह हो रहा है तो ये फेडरल प्रिंसिपल्स को सेफ गार्ड करता है। ठीक है, आइए आगे देखें। प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्ररी चेंजेस, ऐसे स्पेशल मेजॉरिटी में क्या हुआ, हायर आपको थ्रेशोल्ड चाहिए होगा तो आसानी से आर्बिट्ररी कोई भी चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो। स्पेशली द एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथेंड इट, और कोई भी आर्बिट्ररी जो लॉ है उसको आप नहीं पास कर सकते हैं विच इज़ नॉट रैशनल। ठीक है, या विच इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द पीपल, विच इज़ मतलब इलीगल नहीं कहेंगे, विच इज़ रैंडम। ठीक है, नॉट इन द किसी पब्लिक के हित में नहीं है। तो वर्ड इज आर्बिट्ररी, ऐसे ही कर दिया आपने। ठीक, इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसका क्या मतलब है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से अलावा अमेंडमेंट में जो प्रोविजन लाया गया उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है। मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर, जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है ये नहीं मनमानी जो भी कर दिया, इट प्रिजर्व्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। मिनर्वा मिल केस में 1980 में कहा गया, इट रीअफर्म, जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है वो क्या प्रिजर्व करती है, वो प्रिजर्व करती है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है भैया, अब हटाओ फिर जीएसटी का ये हटाओ, फिर ये है फेडरलिज्म जो है इंडिया में इज इंक्रीजिंगली बीइंग टेस्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, बार बार हो रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो यहाँ क्या है जैसे सेंटर एजेंसी और फेडरल टेंशन होता रहता है, जैसे ईडी है, सीबीआई ये छापा मार दिए तुमने, ये ईडी सीबीआई सेंटर बार बार यूज़ करती है और स्टेट को या अपने टारगेट को जाती है यहाँ जहाँ पे इनकी मान लो सरकार नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। तो ये गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट सेंटर का एजेंट हो जाता भाई, और ये स्टेट गवर्नमेंट में ये भैया फ्लो टेस्ट कई बार तो है कि भाई उसको मेजॉरिटी दे देता है जो इसकी पार्टी के हैं, सेंटर की बात मान करके। ठीक है, अपना उसमें जो है डिस्क्रिशन थोड़ा यूज़ कर लेता, बट डिस्क्रिशन जो होता है कुछ तो मोरली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी जस्टिफाइड। तो गवर्नर जो है और स्टेट में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। बिल प्रेसिडेंट के पास जा करके, प्रेसिडेंट में आर्टिकल 201 में जाके प्रेसिडेंट के पास इसने बिल रिजर्व करवा ली, अब प्रेसिडेंट बाद में बाध्य होता ही नहीं पास करने के लिए, दोबारा होगा तब भी, तो प्रेसिडेंट तो चाहे तो एकदम पूरा एब्सोल्यूट वीटो ही हो गया उस पर। तो यहाँ द रोल ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 153 161 ये इंक्रीजिंगली लेड टू कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। अब लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव कंटेस्टेशन क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो अपॉइंटेड अथॉरिटी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है अथॉरिटीज़ है उनमें हो जाता है फिर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे दिल्ली में है, अब सेंटर के अधीन आ गई पुलिस, अब पुलिस में और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पुलिस में और क्या नाम है दिल्ली की जो भी जो एग्जीक्यूटिव है। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज की गई, लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव कंटेस्टेशन, गवर्नर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इस तरह के आंसर में। अब जुडिशियल क्या इंटरवेंशन है, कोर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा निस्तारण के लिए, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आए हुए हैं